जय हिंद। स्वागत सभी का एक और वीडियो में। ये वीडियो है उन सभी ऐसे कैंडिडेट के लिए या आवेदनकर्ता के लिए जिन्होंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का स्कूल टीचर या फिर रिसोर्सेज पर्सन के लिए किया है अप्लाई। उन सभी का होने वाला है एंट्रेंस एग्जामिनेशन 5, 9, 8 और 11 जून को अलग अलग डेट में होने वाला है। उन सभी के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। वैसे तो इस टॉपिक पर वीडियो पहले भी लगभग 3 से 5 वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कुछ लोग देखते नहीं हैं या कुछ लोगों को मालूम नहीं होता है। इसीलिए उन्हीं ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है लेकिन वीडियो को देख नहीं पाए या देखना नहीं चाहते हैं या फिर वीडियो को पूरा देखने का समय नहीं है उनके पास, उन सभी ऐसे बेवकूफ़ नालायकों के लिए फिर से बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि एक ही विषय पर चीज़ों को रिपीट करना ठीक नहीं लगता है। और ठीक इसलिए नहीं लगता है कि इतनी मुश्किल से जानकारियाँ आपको दी जाती हैं और तार्किक तरीके से दी जाती है, उसके बाद भी नहीं देखते हैं तो नुकसान आपका होगा, ना ही यूट्यूब का, ना अजीम प्रेमजी संस्थान का और ना ही मेरा। आपका होगा क्योंकि आप सही समय पर नहीं देखते हैं। सिलेबस की बात करूँगा, पेपर के पैटर्न की बात करूँगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसकी भी बात करूँगा, और क्या क्या करना है आपको एग्जामिनेशन के वक्त में इंस्ट्रक्शन को लेकर, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होगा उसकी भी बात करूँगा। लेकिन सभी बातें संक्षिप्त में करूँगा, आपसे डिटेल में नहीं जाऊँगा। डिटेल में जाने का मतलब है फिर से चीज़ों को रिपीट करना, इसीलिए चीज़ों को संक्षिप्त में बताऊंगा। और डिटेल में जानना समझना चाहते हैं चीज़ों को तो पुराने वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। और क्योंकि पुराने वीडियो को सर्च करना, 5-6 महीने के वीडियो को सर्च करना चैनल पर 700-800 वीडियो में बड़ा मुश्किल मेरे लिए भी है, तो लिंक मुश्किल दे पाऊँगा। इसलिए वीडियो को, इस वाले वीडियो को जितना देखना है देख लीजिए। पेपर क्योंकि आपको देना है, इंटरव्यू भी आपको देना है। सबसे पहली चीज़, कागज़ पेन साथ में रख लीजिए, नोट कर लीजिए उसको, बाद में नहीं बताऊंगा। कमेंट, क्योंकि बहुत दिनों से कई कमेंट आ रहे हैं कंटिन्यू और फ़ोन भी आ रहे हैं। आपको लगता है कि आधे घंटे का वीडियो से अच्छा है 10 मिनट का वीडियो देखा जाए और सर से फ़ोन पे बात कर लेंगे। और फ़ोन पे मैं बेवकूफ़ की तरह आपको मैं बताता भी हूँ। मैं सोचता हूँ कि वीडियो सब तक पहुँचता होगा, सभी देखते होंगे, फ़ोन करने की ज़रूरत ना पड़े किसी को। फ़ोन नंबर इसीलिए दिया गया है कि बहुत ज़रूरी चीज़ें आप मुझसे पूछें, और फ़ोन पर वैसे सवाल मुझसे करे जाते हैं कि सिलेबस क्या होगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जो कि मैं पहले बता चुका हूं ऑलरेडी, फिर से बताता हूं इस वीडियो में। देखिए, रिसोर्सेज पर्सन के लिए भरा हो आपने या टीचर एजुकेटर के लिए, टीचर स्कूल टीचर के लिए, दोनों चीज़ें कुछ कॉमन समझ लीजिए। पहली चीज़ कि आपने किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं किया है, पहली चीज़। ना ही किसी स्कूल के लिए अप्लाई किया है, दूसरी चीज़। और ना ही किसी संस्था के लिए अप्लाई किया है, तीसरी चीज़। यह एक फाउंडेशन है और फाउंडेशन का पाठ्यक्रम, फाउंडेशन का जॉइनिंग और फाउंडेशन का रिक्वायरमेंट सब उसके अनुसार चलता है। अगर आप ये सोचते हैं कि इसका एक निश्चित सिलेबस है, मैं कुछ किताबें बता दूं, पुराने क्वेश्चन पेपर आपको बता दूं, आप उसको पढ़ लें, समझ लें, एग्ज़ाम निकल जाए, उस भ्रम को दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा नहीं है। आपने यदि गांधी फेलोशिप भरा होगा या गूंज फेलोशिप भरा होगा या अजीम प्रेमजी फेलोशिप भरा होगा, मॉडर्न फेलोशिप भरा होगा, गूगल फेलोशिप भरा होगा, दिल्ली विधानसभा फेलोशिप भरा होगा, इन सभी के अंदर प्रवेश परीक्षाएं ली जाती हैं और सभी का पाठ्यक्रम और उन पाठ्यक्रमों से संबंधित पुस्तकें आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी, ना ही किसी वेबसाइट पर मिलेंगी। यदि कोई ये दावा करता है यूट्यूबर कि मैं आपको फलाने फेलोशिप का सिलेबस या क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है और आपको बेवकूफ़ समझ रहा है। तो इसीलिए मैं भी नहीं बताऊंगा, ना ही मैंने अभी तक बताया कि इसका ये निश्चित सिलेबस है, आप पढ़ लीजिए। हाँ, फ़ोन पर और बहुत सी वीडियो में मैंने आपको क्षेत्र बताए हैं, स्ट्रीम बताई हैं कि इस फील्ड से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन आएगा ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि मान लीजिए एनजीओ मैनेजमेंट पढ़ लीजिए आप, और अगर क्वेश्चन नहीं आया तब आप क्या करेंगे? फिर आप मुझको ब्लेम करेंगे। तो उससे अच्छा है आप फील्ड को समझिए। अब आपके पास 24 घंटे से भी कम का समय है, जिनका एग्ज़ाम 5 तारीख को होगा, ठीक है। स्ट्रीम मैं आपको फिर बता दूंगा अभी, लेकिन इस चीज़ को दिमाग में रखिए, किसी यूनिवर्सिटी का, इंस्टीट्यूट का पेपर नहीं दे रहे हैं आप, तो सिलेबस क्या होगा उसको भूल जाइए। यदि आपने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को नहीं देखा है, उसको देखना चालू करिए। अब तो एंट्रेंस है, अब हो सकता है ये सारे वीडियो ना देख पाएँ रात में आप, लेकिन चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को देखना चालू करिए कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में किस प्रकार की टीचिंग दी जाती है बच्चों को, किस प्रकार के पाठ्यक्रम को सिलेबस का हिस्सा बनाया गया है, किस प्रकार का एनसीएफ जो नियम है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसमें से किस किस नियमों को
पालन किया जाता है, इश्यूज़ को उठाया जाता है और किस प्रकार से टीचर नए नए तरीके से अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में आपको वह सब करना होगा, क्योंकि मैं लगातार नहीं, मैं हर दिन हर वीक में 1 से 2 वीडियो ज़रूर देखता हूँ अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के, क्योंकि हर दिन तो नहीं बल्कि वीक में 2 से 3 बार लाइव सेशन रहता है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का उनके यूट्यूब चैनल पर। इसलिए मुझे थोड़ी बहुत सिलेबस की समझ, थोड़ी बहुत किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, किस क्षेत्र से क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो में मैंने वही बताए थे और उनका लाभ भी हुआ है बच्चों को। ठीक है, तो आप भी कोशिश यही करिए कि उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उनको देखिए, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का भी, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का भी। उस वीडियोज़ को देखने से आपको फ़ायदा आपके इंटरव्यू में होगा। और एक चीज़, अब एंट्रेंस पे आ जाते हैं। स्ट्रीम को नोट कर लीजिए कि किस किस क्षेत्र से संबंधित सवाल आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये बात भी समझ लीजिए, पेपर में MCQ वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी पेपर में डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसी क्वेश्चन पेपर में कुछ आपको दिए जाएंगे पैराग्राफ, उसके नीचे यानी कि पैराग्राफ समझ लीजिए, अनसिंक पैसेज समझ लीजिए, कंप्रेंशन समझ लीजिए, वो दी जाएंगी। उसके नीचे 1 2 3 4 कितने भी सवाल दिए जाएंगे, उनके जवाब देने हैं आपको। इसी पेपर में कुछ कंडीशन दी जाएंगी आपको, कंडीशन यानी कि कुछ संभावनाएं दी जाएंगी, कुछ सिचुएशनल दी जाएंगी, जिसके जवाब आपको अपनी बुद्धि समझ यानी कि बुद्धिमत्ता के अनुसार देने हैं। इंटेलिजेंसी से बोलते हैं, ठीक है, कृत्रिम बनावट बोलते हैं। जैसे कि क्या कंडीशन रहेंगी, क्या सिचुएशन रहेगी, मैं इसमें नहीं बताऊंगा। पूर्व में एक वीडियो बनाया था, उसको देख लीजिएगा। 3 पार्ट में वीडियो बनाया है, डिटेल में। नहीं देखा है तो देख लीजिए पेपर, क्योंकि आपको देना है, ठीक है। पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो सकते हैं, जो लोगों ने मुझे बताया फ़ोन करके और जिन लोगों से मेरी बात हुई है, कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 42 या 45 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं आपसे। कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 42 या 45 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे और 90 मिनट से लेकर 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। 90 मिनट से लेकर 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और अपना पेपर आप 3 डिवाइस पर दे सकते हैं, 3 यंत्रों पे देख सकते हैं, 3 यंत्रों पे दे सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। पहला है आपका एंड्रॉयड या स्मार्टफोन, जिसके अंदर आपका माइक ठीक ठाक हो और आपका कैमरा ठीक हो, खासकर फ्रंट कैमरा ठीक होना चाहिए। यदि ये सुविधाएं हैं आपके फ़ोन में, स्मार्टफोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में, तो आप उससे भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि कोई कैंडिडेट लैपटॉप से पेपर देना चाहता है और आपके लैपटॉप में हेडफोन की व्यवस्था है और फ्रंट कैमरे का रेवोल्यूशन ठीक है, जिसमें आपका चेहरा सही से कैप्चर हो सकता है, तो आप लैपटॉप से पेपर दे सकते हैं। लेकिन कई लोगों के पास लैपटॉप नहीं होगा, फ़ोन होगा और डेस्कटॉप होगा, तो डेस्कटॉप में तो कैमरा होता नहीं है, लेकिन आपको पेपर देना है डेस्कटॉप से यदि, तो आपको डेस्कटॉप में इंटरनली एक्सटर्नली एक कैमरे की व्यवस्था करनी होगी, जिसे कैमकोडर बोलते हैं, हेड कैमरा बोलते हैं, जो ऊपर लगता है या स्क्रीन पर लगता है, ठीक है। क्योंकि ये फ़ोन होता है ना, कैसे समझाएं, फ़ोन भी नहीं है, दूसरा मैं समझाऊँ, समझ लीजिए ये सैनिटाइज़र है, ये कैमरा है, ठीक है, ये आपका डेस्कटॉप है, इसके ऊपर यहाँ इनबिल्ड होता है वह कैमरा और उसकी वायर लगी होती है CPU में नीचे, उससे भी अगर देना चाहें तो पेपर दे सकते हैं, ठीक है। जिस हाइट पे आप बैठेंगे ना, जैसे मैं आपको बैठा हूँ, मेरा सर दिख रहा है, छोटा सा स्पेस दिख रहा है, तो आपका चेहरा कैमरे में यदि आता है उसी हाइट पे दीजिएगा, क्योंकि कैमरे वाले में आपका ये नहीं देखना है हाथ पैर, आपका चेहरा देखना है उसको, इसीलिए कैमरा उसी हाइट पे लगाइएगा, चाहे फ़ोन से दे या लैपटॉप से या डेस्कटॉप के, कि आपका फेस उसमें अच्छे से हो और आपकी हो सकता है आवाज़ भी रिकॉर्ड की जाएगी सैंपल के रूप में एग्ज़ामिनेशन प्रारंभ होने से पहले, ठीक है। एग्ज़ाम जब आप लॉगिन करेंगे अपना ID पासवर्ड डाल के एंट्रेंस से पहले, एंट्रेंस के दिन में, तो याद रखिएगा इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा और इंस्ट्रक्शन में 3 बातों का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। अपने पेपर का मीडियम चूज़ कर लीजिएगा, आपको पेपर हिंदी में देना है या अंग्रेजी में देना है, पहली चीज़। और आप पेपर देते वक्त अपने क्वेश्चंस के आंसर को बाइलिंगुअल नहीं लिख सकते हैं, या सवाल का जवाब हिंदी में दीजिए या सवाल का जवाब इंग्लिश में दीजिए। एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, मान लीजिए पेपर में पूछे गए हैं 30 क्वेश्चन, आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब मैं हिंदी में दूं या अंग्रेजी में दूं और बाकी का इंग्लिश में दूं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए पेपर सी वाला पेपर नंबर C है, पेपर नंबर A है, यानी कि भाग C भाग B है,
तो भाग सी में जितने भी यानी कि पार्ट सी में जितने भी सवाल हैं उन सभी के जवाब हिंदी में दे दीजिए, सही है। पार्ट ए में सही सबके जवाब इंग्लिश में दे दीजिए, वो भी ठीक है। लेकिन पार्ट बी और पार्ट डी आता है, उसमें यदि हिंदी में जवाब देंगे तो भी सही माना जाएगा। यानी कि यदि किसी पार्ट में 5 क्वेश्चन है तो सभी का जवाब हिंदी में दीजिए या सभी का जवाब इंग्लिश में दीजिए। मिक्स मत कीजिएगा लैंग्वेज को, और साथ ही साथ एक सवाल का जवाब एक ही भाषा में दीजिएगा, एक से अधिक भाषाओं में मत दीजिएगा, ठीक है। समझ लिया आपने। अब कुछ लोगों को मन में सवाल आएगा कि हमें तो हिंदी टाइपिंग करना नहीं आता है। मुझे भी नहीं आता है, कीबोर्ड करके देखते ही करता हूँ, ठीक है। चाणक्य में, मंगल में, कृतिदेव में, यूनिकोड में करता हूँ, लेकिन कीबोर्ड देखे कर पाता हूँ। लेकिन यदि लैपटॉप पीसी से दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि लैपटॉप पीसी में यूनिकोड नाम का सॉफ्टवेयर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपके इंटरनेट कनेक्शन में या पीसी में, लैपटॉप में, फ़ोन में यूनिकोड नाम का सॉफ्टवेयर नहीं है जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करता, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने उसकी व्यवस्था कर रखी है जब आप इंस्ट्रक्शन वाले कॉलम पर जाएंगे। इसलिए मैंने कहा ना, इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, क्योंकि वहाँ आपको कुछ चीज़ें चूज़ करनी है। पहला मैंने आपको लैंग्वेज का बताया, मैंने लैंग्वेज मिक्स मत करिएगा, ये भी मैंने बताया। अब अगली चीज़ पे ऑप्शन रहेगा, आप इंग्लिश यूनिकोड का यूज़ करेंगे या इंग्लिश का यूज़ करेंगे, आप हिंदी का यूज़ करेंगे या यूनिकोड हिंदी का यूज़ करेंगे, तो यूनिकोड वाले ऑप्शन को चूज़ करिएगा। इसका लाभ ये होगा, मान लीजिए किसी सवाल का जवाब, और हाँ सवाल है जो आपसे पूछे जाएंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे सवाल हिंदी में होंगे या अंग्रेजी में, विकल्प दोनों होगा, हिंदी का भी अंग्रेजी का भी, इसीलिए चूज़ करना है आपको। और जब आप सवालों के जवाब, जो डिस्क्रिप्टिव सवाल है, जो लॉन्ग लिखने हैं आपको 500, 1000 या 300, 1000 तो ज़्यादा हो गया, 500 या 800 वर्ड में जो लिखने हैं, उनके जवाब आप इंग्लिश में टाइप कीजिएगा। जैसे हम किसी को मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप चैट करते हैं, फेसबुक चैट करते हैं, किसी फ्रेंड को, आप किसी को मेल पढ़ते हैं, तो हम लिखते हैं ना इंग्लिश रोमन में, और वो हिंदी में कन्वर्ट होता रहता है। तो वैसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। जैसे कि आपको लिखना है क्या, पटिस लिखते हैं ना, तो इंग्लिश में लिखिएगा KYA क्या लिखेंगे, एक स्पेस दीजिएगा, वह हिंदी में आ जाएगा। आपको लिखना है कैसे, तो लिखेंगे इंग्लिश में KAISE, लिखने के बाद स्पेस दीजिएगा, वो हिंदी में कैसे लिखा आ जाएगा, का दो बड़े की मात्रा, सा और आका डंडा कैसे लिखा जाएगा। आपको लिखना है यदि मैं, तो लिखिएगा MAIN, मैं लिखा आ जाएगा। यदि मैं लिखना है तो भी यही स्पेलिंग है, लेकिन नीचे चूज़ करने का ऑप्शन आएगा, इस में का प्रयोग करना है, सेल्फ वाला में या फिर डायरेक्शन वाला में, ठीक है। तो टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और क्वेश्चन की लेंथ उतनी ही रखी जाएगी जिसको आप कम से कम 90 मिनट में कर सकें। क्योंकि एक अगर आपको कहा जाता है कि 500 वर्ड टाइप कीजिए, तो 500 वर्ड आप कितनी देर में कर सकते हैं? 5 घंटे तो नहीं लगेंगे आपको, मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको। वैसे 10 मिनट भी बहुत बता दिए। तो यानी कि अगर लेंथी क्वेश्चन 5 भी आते हैं या 2 भी आते हैं या 3 भी आते हैं, मान लीजिए 3 आया एवरेज, 15 तो आपको आधा घंटा लगेगा उसको टाइप करने में। तो कोई दिक्कत भी नहीं है कि आपको टाइम भरपूर मिलेगा। हो सकता है टाइम आपको एक्स्ट्रा लगे हुए 2 घंटे का टाइम, तो 90 मिनट का या 2 घंटे टाइम आपको ज़्यादा लग सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन समझ लीजिएगा ध्यान से, लैंग्वेज को मिक्स मत कीजिएगा, फ़ोन लैपटॉप जो भी है कैमरे के हाइट को ठीक से रखिएगा, और सिलेबस को आपको स्ट्रीम सुन लीजिए। नई एजुकेशन पॉलिसी को ज़रूर देख लीजिएगा यदि नहीं देखा हो। पहली चीज़, एनजीओ मैनेजमेंट के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। दूसरी चीज़, शिक्षा का निजीकरण और शिक्षा का व्यापारीकरण और शिक्षा का प्राइवेटाइजेशनीकरण, यानी कि प्राइवेटाइजेशन से बोलते हैं ना, इन सब चीज़ों को मोटा मोटा देख लीजिएगा। यदि नहीं देखा है, 1 रात का 2 रात का समय है, और इंटरव्यू के लिए भी देख लीजिएगा। एक फील्ड आती है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, उसको देख लीजिएगा। और इन सबको देखने का मतलब मैं बताऊंगा अभी कि आपको किस किस क्षेत्र से जोड़कर पढ़ना है इनको, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा होता है साइकोलॉजी का, लेकिन आप क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा जब सिलेबस की मैं स्ट्रीम बता दूंगा। एजुकेशन वाले सब्जेक्ट को देखिएगा, साइकोलॉजी, एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन और अडल्ट एजुकेशन। एक एजुकेशन बताया, एक साइकोलॉजिकल एजुकेशन होता है, एक चाइल्ड एजुकेशन होता है, एक अडल्ट एजुकेशन होता है, और एक नया टर्म आया है लगभग 1980-90 के बाद इंडिया में, अडल्ट एंड काउंसलिंग एजुकेशन। वो अडल्ट से ऊपर का होता है, हाई स्टडीज में कराया जाता है, खासकर नीपा को लेकर, या दिल्ली यूनिवर्सिटी में, JNU में, अमरकंटक में, पौंडीचेरी में, हैदराबाद में, वहाँ चलता है।
और अजीम प्रेम जी में भी चलता है। ठीक है, उसके बारे में भी भविष्य में बात करेंगे। उसके अलावा एनजीओ मैनेजमेंट से भी बहुत से स्कूल भारत में चलते हैं, उसके अंदर भी क्या करना है वह देख लीजिएगा। ठीक है, सोशल वर्क के अंतर्गत होता है लीडरशिप प्रोग्राम। सोशल वर्क में होता है लीडरशिप प्रोग्राम, और जब आपका सिलेक्शन होगा एंट्रेंस के बाद इंटरव्यू के लिए, तो आपको 2 लीडरशिप इंटरव्यू देने होंगे। लीडरशिप की क्या क्या क्वालिटी कंडीशन होती हैं उसके लिए कभी बाद में बात करेंगे भविष्य में, जब आपका सिलेक्शन होगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और सोशल वर्क में नेतृत्व करने की क्षमता के क्या नियम होते हैं, और ये सोशल वर्क का कॉन्सेप्ट लिया गया है महात्मा गांधी से इंडिया में, याद रखिएगा। इसीलिए इस अजीम प्रेम जी फाउंडेशन का डायरेक्ट संबंध कह लीजिए, डायरेक्ट कह लीजिए, गांधी से भी है, गांधी के विचारों से है, गांधी की थिंकिंग से है, और गांधी जी की टीचिंग स्किल से है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि बुनियादी शिक्षा को पढ़िए, उनकी नई तालीम को पढ़िए, लेकिन गांधी जी के अनुसार शिक्षक के क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, और शिक्षक को शिक्षा कैसे ट्रांसफ़र करनी चाहिए अपने छात्र छात्राओं में, उसके लिए गांधी जी का शिक्षा दर्शन यदि देखना चाहें तो ज़रूर देख लीजिएगा, इंटरव्यू के लिए भी और एंट्रेंस के लिए भी। ठीक है, ये इतनी सारी स्ट्रीम से क्वेश्चन करे जा सकते हैं, करे ही जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन करे भी जा सकते हैं। अब आपको क्या पढ़ना है ये बात सुन लिया आपने, अब क्या क्या पढ़ना है उसमें देखिए। नई एजुकेशन पॉलिसी में कुछ प्रावधान किए गए हैं, खासकर निजीकरण के स्कूलों को लेकर, और कुछ स्कूल या संस्थाएं ऐसी है जो एनजीओ के माध्यम से चलते हैं। उसी के अंदर एक प्रावधान नई एजुकेशन पॉलिसी में, या कहें 2 प्रावधान शामिल किए गए हैं। पहला है एनजीओ मैनेजमेंट के द्वारा संचालित स्कूल, और दूसरा है मिलिट्री के द्वारा संचालित स्कूल, जिसे मिलिट्री स्कूल बोलते हैं। उसके अंदर भी एनजीओ के बहुत सी संस्थाएं प्रवेश कर रहे हैं। उनका पाठ्यक्रम स्टेट बोर्ड के स्कूल से कैसे भिन्न होता है, और शिक्षा का यदि हम निजीकरण कर रहे हैं और शिक्षा यदि गवर्नमेंट भी दे रही है सरकारी शिक्षा, दोनों में से कौन सी शिक्षा आपको बेहतर लगती है, और किस शिक्षा प्रणाली के शिक्षक बेहतर हो सकते हैं, और निजी स्कूलों का पाठ्यक्रम बेहतर होगा या सरकारी स्कूलों का पाठ्यक्रम बेहतर होगा, और यदि आपको किसी राज्य का पाठ्यक्रम बेहतर लगता है तो क्यों लगता है। किसी भी पाठ्यक्रम को बेहतरीन करने वाले, बेहतरीन लगने वाले कौन कौन से पैरामीटर, कौन कौन से नियम होते हैं। आप अगर ये सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में हर चीज़ें रफ एंड टफ होती हैं, टिप टॉप होती हैं, टाइम टू टाइम होती हैं, चीज़ों को अपडेट किया जाता है प्राइवेट में, लेकिन यही चीज़ों को अपडेटेड सरकारी स्कूल में क्यों नहीं किया जाता है। किया नहीं जाता है, या फिर कोई करना नहीं चाहता है, या फिर किया ही नहीं जा सकता है। जो मैंने ये बोला ना कि किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, किया ही जाना चाहिए, इसको बोलते हैं कंडीशनल, सिचुएशनल, परिस्थिति वाले सवाल। और ऐसे ही सवाल आपसे डिस्क्रिप्टिव में और लेंथी क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे एंट्रेंस और इंटरव्यू में भी। कि मान लीजिए आप शहर में रहते हैं मुंबई में, आप रहते हैं इलाहाबाद में, आप रहते हैं दिल्ली में, आप रहते हैं गाजियाबाद में, आप रहते हैं कानपुर में, जो बहुत अच्छे शहर माने जाते हैं, लेकिन अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की तरफ से आपकी पोस्टिंग हो जाती है किसी स्लम गांव के एरिया में, और आप तो शहर की मानसिकता से आए हैं, आपने शहर में पढ़ाई की है, शहर का कल्चर देखा है, लेकिन अब आपको गांव में मिली है टीचिंग, तो गांव के बच्चों को कैसे आप हैंडल करेंगे। गांव के बच्चों का आईक्यू भी कम मानते हैं हम लोग, गांव के बच्चे सभ्य भी कम होते हैं, हम ऐसा भी मानते हैं। गांव के बच्चे शहरों से कम्पीट नहीं कर पाते हैं, हम शहर वालों की यह एक दोगली मानसिकता बन चुकी है। अब शब्द है, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन यदि आपको विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता है, उस कंडीशन में शिक्षक क्या करेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा साइकोलॉजी पे चलते हैं। साइकोलॉजी में भी चाइल्ड साइकोलॉजी, याद रखिएगा, साइकोलॉजी में भी चाइल्ड साइकोलॉजी, और एजुकेशन में भी एंशिएंट एजुकेशन को ज़रूर समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। गला सूख गया है, बहुत ज़्यादा पानी बाद में पिएंगे। ठीक है, फिर से बता दूं, साइकोलॉजी में भी चाइल्ड साइकोलॉजी और एजुकेशन में भी एंशिएंट एजुकेशन के पोर्शन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, कहीं से नोट्स मिले, कोई वीडियो मिले, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बताने को तो बहुत कुछ है, और पेपर बहुत इजी आएगा, ध्यान रखिएगा। कोई यूजी पीजी के लेवल का पेपर नहीं आएगा, टीचिंग स्किल को लेकर आएगा,
ज़्यादा क्वेश्चन साइकोलॉजी, एजुकेशन, टीचिंग स्किल को होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड को होंगे और संभावनाओं के होंगे। यदि आपने रिसर्च में एक्शन रिसर्च पढ़ा है, जिसे हम बोलते हैं क्रियात्मक शोध, और यदि आपने उसी शोध में एक हाइपोथेसिस नाम का शब्द होता है, कल्पना जिसे बोलते हैं, इन चीज़ों को समझा हुआ है और यदि आप थोड़ी सी भी रिलेशन वाली रीजनिंग जानते हैं तो आप पेपर को निकाल लेंगे, इजीली निकाल लेंगे। और यदि आप सोशल साइंस के बैकग्राउंड के हैं और थोड़ा फील्ड वर्क में नज़र रखते हैं और थोड़ा करंट अफेयर से जागरूक हैं तो भी पेपर को इजीली निकाल लेंगे। लेकिन यदि आप लिटरेचर और लैंग्वेज के छात्र हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको बहुत ईजिली निकाल लेंगे। लैंग्वेज लिटरेचर के छात्र, फिलॉसफी वाले तो 100% निकाल लेंगे यदि आप। और हाँ, एक मन में सवाल आएगा आपका, ये भी आ सकता है, कॉमन सवाल है कि सर हमने तो मास्टर्स किया है हिंदी साहित्य से, हमारा मास्टर तो मैथमेटिक्स, MSc हमारा मैथमेटिक्स से है। कुछ लोग कहेंगे हमने तो BCom किया है, MCom किया है। जो भी आपका स्ट्रीम्ड है उससे लेकर सवाल नहीं पूछे जाएंगे इस एग्ज़ाम में, सुन लीजिए। आपने चाहे हिंदी से MA किया हो, हिस्ट्री से MA किया हो, B.Ed किया हो, BSc BCom किया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जिस सब्जेक्ट के हैं उसको लेकर सवाल जवाब आपके इंटरव्यू में किए जाएंगे। कहीं लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, वीडियो का फ़ोटोशॉट ले लीजिए, वीडियो डाउनलोड कर लीजिए। इस मन में मत रहिएगा भ्रम में कि आपने पब से MA किया है, IR से MA किया है, बुद्धिज़्म से MA किया है, हिस्ट्री से MA किया है, हिंदी से MA किया है, तो आप कहीं उसी का सिलेबस पढ़ के बैठे हुए एंट्रेंस के लिए। इस भूल को मत कीजिएगा। सिलेबस क्या है मैंने स्ट्रीम बताई है, कैसे सवाल पूछे जा सकते वो भी बताया है। उसके अलावा भी अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाइएगा। अगर दिमाग आपके पास होता तो पूर्व के वीडियो देख लिए होते, उस पर कमेंट करते आप मुझको। ये नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वीडियो बना रहा हूँ जामिया का, वीडियो बना रहा हूँ BHU का, उस वीडियो में अजीम प्रेम जी के सवाल क्यों करते हैं? भैया सवाल यदि BHU का वीडियो का है तो BHU का सवाल कीजिए ना। इसका मतलब ये है कि आपने पूर्व के वीडियो देखे नहीं हैं। देखे हैं तो समझे नहीं है, समझे हैं तो आप में सवाल करने की हिम्मत नहीं है। बहुत कटु हो रहा हूँ, इसलिए कटु हो रहा हूँ कि ये समय मुझे किसी और को देना था, किसी और विषय पर मुझे वीडियो बनानी थी। बहुत गंदा कह रही है, बहुत ज़रूरी अपडेट आया था। और समय क्योंकि लिमिटेड होता है हर किसी के पास में, लेकिन आप लोगों को मैंने समय दिया ये 20 से 22 मिनट। मुझे नहीं पता कि आपने 20 मिनट देखा है कि आपने 20 सेकंड देखा है, लेकिन उम्मीद करता हूँ अगर 20 लोगों ने भी इसको ध्यान से देखा होगा उनका एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाएगा, 100% हो जाएगा। उसको मैं लिख कर दे सकता हूँ, क्योंकि चीज़ों को समझेंगे नहीं जब तक हम चीज़ों को उसको उतार नहीं पाएंगे अपने जीवन में। और जब तक आप चीज़ों को जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पास होने से ज़रूरी है कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। पास तो आप रट्टा मार के भी हो जाएंगे, और रट्टा मरवाने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। नहीं तो मैं हर चीज़ को ऐसे पॉइंट को कॉपी में देखूँगा, आपसे बोलूँगा स्क्रीन को देख ले। मैं आपसे जो मैंने वीडियो बनाया ना, एक शब्द कहीं से नहीं देखा है। पूर्व के वीडियो का जो मुझे अनुभव तो बताया है मैंने, तो डांट भी नहीं रहा हूँ आपको, समझा भी नहीं पाया हूँ, क्योंकि आप तो मुझसे बहुत बड़े हैं, सीनियर हैं। कई लोग तो PhD वाले भी होंगे इसमें वीडियो देखने वाले, कई टीचर भी होंगे, तो मैं ज़्यादा को नहीं समझा पाऊँगा। ठीक है, मेरी भी छोटी सी समझ है, छोटा सा बच्चा हूँ मैं आप लोगों के समक्ष। 30-32 साल का, बाल सफ़ेद है, दाढ़ी के बाल सफ़ेद है, यंग भी लगता हूँ बहुत ज़्यादा। शादी नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं। और यार बहुत से आप लोग सवाल पूछते हैं, यार आपकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं, शादी की सवाल क्यों करते हैं? मत कीजिए ऐसे सवाल। ये सवाल करने हैं ना, क्योंकि आपका सवाल आपके अलावा बहुत से लोग और पढ़ते होंगे, तो इससे आपकी क्या मानसिकता है वह भी पता लगती है। और वैसे भी आज तो 4 जून है, बच्चों का दिन है आज तो, लेकिन नेगेटिव रूप से। आज कौन सा दिवस है मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कल कौन सा दिवस है उस पर एक हो सकता है वीडियो बनाऊं। कल विश्व पर्यावरण दिवस है और आज बाल मजदूर दिवस है। कुछ लोग उसको बाल सुरक्षा दिवस भी बोलते हैं। कितना हम बाल मजदूरी को रोक पाए, कितना हम बालकों को सुरक्षा दे पाए, करिएगा चिंतन। और कल पर्यावरण दिवस है, मनाइएगा अपने तरीके से। उम्मीद तो नहीं करता हूँ कि आप लोग पेड़ लगाएंगे, हाँ ये ज़रूर उम्मीद करता हूँ आप लोग पेड़ काटने के, और पेड़ काटने के बाद उसका उपयोग कैसे कर सके जीवन में, इसके लिए कोई ना कोई नया आइडिया ज़रूर खोज लेंगे। प्रकृति का दोहन सबको अच्छा लगता है, प्रकृति के पोषण पर जिम्मेदारी किसी और पे छोड़ रखी है हम लोगों ने। जय हिंद।